धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को टैक्स के प्रति कहीं ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। फंड निवेशकों के लिए टैक्स प्लानिंग अब कहीं ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, भले ही प्रॉपर्टी की बिक्री पर नए प्रस्तावित टैक्स को कम किया जा रहा है, लेकिन स्टॉक और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अब एक सच्चाई बन चुका है। इस टैक्स को लागू हुए 7 साल हो चुके हैं और अब एकमात्र बदलाव यही हुआ है कि इस साल इसका रेट 10% से बढ़ाकर 12.5% हो गया है। अब न केवल स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड बल्कि कई दूसरे निवेशों के लिए एक जैसा रेट है। हालांकि ये समानता बस यहीं तक ही है। जो निवेशक लंबे समय के दौरान रिटर्न कमाना चाहते हैं और इक्विटी आधारित परिसंपत्तियों से असल में पैसा बनाना चाहते हैं, इस टैक्स स्ट्रक्चर के कारण उनके लिए और भी जरूरी हो गया है कि वो ध्यान दें कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं और कब खरीदते और बेचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक की तुलना में म्यूचुअल फंड में निवेश करना कहीं ज्यादा फायदे का सौदा है। जहां ये फरवरी 2018 से ही सच रहा है, वहीं इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ने की वजह से ये और भी अहम हो गया है। वैसे पहले भी कई निवेशक टैक्स के नजरिए से इस बात की अहमियत नहीं समझते थे। इसके अंतर्निहित सिद्धांत को मैं फिर से दोहराता हूं। सभी इक्विटी पोर्टफोलियो में कुछ खरीदने या बेचने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक कम या ज्यादा पसंदीदा हो ही जाता है। ये तब भी होता है जब आप स्टॉक चुनने में माहिर होते हैं और ज्यादातर स्टॉक्स कई साल तक अपने पास रख सकते हैं। समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, कंपनियां और बाजार विकसित होते हैं और पहले के अच्छे स्टॉक बेचने पड़ते हैं और कुछ बेहतर खरीदना पड़ता है। अगर आप खुद स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो इस लेन देन पर टैक्स लगता है। हालांकि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर फंड के भीतर ही खरीदने बेचने का काम कर लेता है। आप पर कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि आपने खुद ये लेन देन नहीं किया होता। इसके अलावा ये बात केवल टैक्स के पैसे तक ही सीमित नहीं है। समय के साथ इसका बड़ा असर इस पैसे के भविष्य में बढ़ने से पड़ता है। आप इस साल कोई 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना हो तो 5 साल बाद ये पैसा बढ़कर 5 लाख रुपए हो सकता है। ये बचाए गए टैक्स का एक और फायदा है, क्योंकि आपका पैसा टैक्स में जाने के बजाय निवेश में लगा रहता है और इस तरह से आपका मुनाफा और बढ़ जाता है। लंबे समय के निवेश में बरसों की कंपाउंडिंग के दौरान यही पैसा बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। जाहिर है, इस तरह की कंपाउंडिंग का फायदा पाने के लिए आपको एक ऐसे एसेट में निवेश करना होगा जिसमें बार बार खरीदने और बेचने का झंझट ना हो, और ऐसा निवेश एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं खास तौर पर डाइवर्सिफाइड ही क्यों कह रहा हूं, तो एक बार फिर कहता हूं। इसका कारण है कि सेक्टोरल, थीमेटिक या दूसरे खास फंड्स के लिए आपको अपनी होल्डिंग्स को ज्यादा बार एडजस्ट करने की जरूरत होगी, जबकि डाइवर्सिफाइड फंड्स में ऐसा नहीं होगा। एक और स्थिति है जिसमें आपको निवेश खरीदने बेचने की जरूरत हो सकती है, और वो है एसेट रीबैलेंसिंग के लिए। कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप अपने कुछ पैसे इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में ट्रांसफर करना चाहेंगे, और इसका इलाज है हाइब्रिड फंड। असल में एक हाइब्रिड फंड जिसका डेट इक्विटी के बीच का बैलेंस आपके सोचे हुए एसेट एलोकेशन से मेल खाता है, वही आपका सबसे स्थिर निवेश हो सकता है। जब तक आपको पैसे के इस्तेमाल के लिए इसे भुनाने की जरूरत नहीं होगी, तब तक इसे बेचने की जरूरत भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक बात समझने की है और यह काफी दिलचस्प है, जिसे कम ही निवेशक समझते हैं, और वो है एनपीएस टियर 2। एनपीएस टियर 2 मूल रूप से सस्ते म्यूचुअल फंड का एक संग्रह है जो एनपीएस टियर 1 मेंबरों के लिए उपलब्ध होता है। टियर 1 के विपरीत उन्हें किसी भी दूसरे फंड की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है।
हालांकि आप एक प्लान से दूसरे प्लान में जा सकते हैं और इस तरह बिना कैपिटल गेन्स टैक्स दिए अपना एसेट एलोकेशन बदल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एनपीएस टीयर 1 वाले हर म्यूचुअल फंड निवेशक को टीयर 2 को बारीकी से समझना चाहिए और उसमें मौजूद फंड्स को अपने म्यूचुअल फंड के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। वैसे मेरी इस पूरी चर्चा में से चाहे कितनी ही बातें आप पर लागू हों, एक म्यूचुअल फंड निवेशक के तौर पर आपको अपने निवेश के विकल्पों पर लगने वाले टैक्स की पूरी समझ होनी चाहिए। अब ये ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसे आप अनदेखा कर सकते हैं।